स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को पढ़ेंगे। तो अगर आपने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखें, क्योंकि हर एक प्रैक्टिस सेट में काफी महत्वपूर्ण और सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को लिया गया है जो काफी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए समय व्यर्थ न करते हुए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें, साथ में वीडियो को रोककर कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में टीकाकरण कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं 1970, 1978, 1981 या 1982। तो याद रखिए, भारत में टीकाकरण कार्यक्रम की जो शुरुआत है वह 1978 में की गई थी। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा हर साल टीकाकरण दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम कब शुरू हुआ? ऑप्शन दिए गए हैं 1 जनवरी 2015, 10 दिसंबर 2019, 25 सितंबर 2013 या 25 दिसंबर 2014। याद रखिएगा सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम की जो शुरुआत है वह 25 दिसंबर 2014 से हुई थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीटी का टीका किस रोग से रक्षा करता है? ऑप्शन दिए गए हैं एनीमिया, क्षय, टिटनेस या पोलियो। तो याद रखिए टीटी का जो टीका है वह टिटनेस रोग से रक्षा करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शिशु 1.5 महीने का होता है तो उसे कौन सा टीका दिया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं बीसीजी का टीका, डीपीटी का टीका, डीपीटी का पहला टीका या ओपीवी की खुराक या ये सभी। तो याद रखिए जब शिशु 1.5 महीने का होता है तो उसे बीसीजी का टीका, डीपीटी का पहला टीका और ओपीवी की खुराक ये तीनों ही दिए जाते हैं। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कब से शुरू किया गया? ऑप्शन है 12 अप्रैल 2005, 1 मई 2013, 12 सितंबर 2011 या 9 जून 2016। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है वह 9 जून 2016 से शुरू हुआ है। प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के लिए गर्भाशय को तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरॉन, एचसीजी, फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन। प्रश्न में दिया गया है गर्भाशय के लिए, गर्भावस्था में गर्भाशय को तैयार करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है वह है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रश्न का राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बच्चों के लिए अन्नप्राशन महोत्सव का आयोजन किस माह में होता है? ऑप्शन है 1 माह, 6 माह, 3 माह या 10 माह। तो याद रखिए कि बच्चों के लिए जो अन्नप्राशन महोत्सव का आयोजन है वह 6 माह में होता है, यानी कि बच्चा जब 6 माह का हो जाता है तो यह महोत्सव मनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समेकित बाल विकास में कितनी सेवाओं को संचालित किया जाता है? ऑप्शन है 6, 10, 15 या 10। तो याद रखिएगा समेकित बाल विकास में जिन सेवाओं को संचालित किया जाता है उनमें टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, पोषण भोजन, पूर्व स्कूली शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और रेफरल सेवाएं। तो इन 6 सेवाओं को प्रकार की 6 सेवाओं को समेकित बाल विकास के अंतर्गत संचालित किया जाता है। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन ए। तो याद रखिएगा ओस्टियोपोरोसिस
रोग है वह विटामिन डी की कमी से होता है। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वायु जनित रोगों का समूह क्या है? ऑप्शन है SARS, स्वाइन फ्लू, निमोनिया, एड्स, हैजा, क्षय, जुखाम, मधुमेह, एनीमिया, कैंसर, हेंगा या जुखाम। तो वायु जनित रोगों का समूह इनमें से क्या है, प्रश्न में पूछा गया है। तो वायु जनित रोगों में SARS, स्वाइन फ्लू और निमोनिया है। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में विकास के लिए किशोरियों को प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन है 2500 कैलोरी, 2200 कैलोरी, 2800 कैलोरी या 2600 कैलोरी। तो याद रखिएगा, किशोर अवस्था में विकास के लिए किशोरियों को जो प्रतिदिन कैलोरी की आवश्यकता होती है वह है 2200 कैलोरी। प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी ओलंपिक 2013 की थीम क्या थी? ऑप्शन है खेलेगा हर बच्चा, पढ़ेगा हर बच्चा, पोषण भी पढ़ाई भी, खेलेगा हर बच्चा, पढ़ेगा हर बच्चा। तो याद रखिएगा, आंगनबाड़ी ओलंपिक 2023 की जो थीम थी वह थी खेलेगा हर बच्चा, पढ़ेगा हर बच्चा। प्रश्न का राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन से विटामिन मानव के शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या विटामिन सी। तो याद रखिएगा, मानव के शरीर में संग्रहित नहीं होने वाले विटामिन है विटामिन बी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरिपक्व शिशुओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है इनके कानों में कमजोर कर्ण उपस्थियां पाई जाती हैं, इनमें परिपक्वता तथा विकास की दर जन्म के बाद बढ़ जाती है, इनके जन्म के बाद तुरंत खाना व तेल की मालिश करते रहना चाहिए, इनमें पेशियां तनाव बहुत कमजोर होता है। तो प्रश्न में कहा गया है कि अपरिपक्व शिशु के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो बाकी सभी तीनों जिसमें कहा गया है कि इनके कानों में कमजोर कर्ण उपस्थियां पाई जाती हैं, यह सत्य है। इनमें परिपक्वता तथा विकास की दर जन्म के बाद बढ़ जाती है, यह भी सत्य है। इनमें पेशियां तनाव बहुत कमजोर रहती हैं, यह कथन भी सत्य है। इनके जन्म के तुरंत बाद तेल की मालिश करते रहना चाहिए, यह कथन असत्य है। तो प्रश्न का राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सकीय, विधिक, पुलिस, काउंसलिंग, अप्सरा आदि सुविधाएं सरकार द्वारा एक ही केंद्र पर दी जाती हैं, वह क्या हैं? ऑप्शन दिए गए हैं गरिमा, अपराजिता, नारी या महिला। तो याद रखिएगा, इन सभी जो सुविधाएं सरकार द्वारा एक ही केंद्र पर दी जाती हैं, जिसमें चिकित्सीय, विधिक, पुलिस, काउंसलिंग, अप्सरा, ये सभी सुविधाएं दी जाती हैं अपराजिता पर। वह है क्या? अपराजिता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया से चेचक का वायरस सबसे पहले कब खत्म हुआ था? ऑप्शन है 1990, 1960, 1970 या 1980। तो याद रखिएगा, प्रश्न में पूछा गया है कि दुनिया से चेचक का वायरस सबसे पहले कब खत्म हुआ था। तो याद रखिएगा, 1980 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टीकाकरण के कारण दुनिया भर से चेचक के उन्मूलन की घोषणा की थी और चेचक का टीकाकरण समाप्त हो गया था 1980 में। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ए व बी की आय का अनुपात 5:4 है और ए व बी के व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपए बचाते हैं तो ए की आय कितनी है? ऑप्शन दिए गए हैं 1600 है, 1800 है, 2000 है या 2200 है। तो प्रश्न में कहा गया है कि ए और बी की जो आय का अनुपात है वह 5:4 है और इनकी जो व्यय का अनुपात है वह 3:2 है। तो अब हम देख लेंगे आय और व्यय में कितना अंतर है। तो 5 और 3 यहाँ पर 2 का अंतर है और 4 और 2 यहाँ पर भी 2 का अंतर है।
तो कहा गया है कि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपए बचाते हैं, तो इनके जो बीच का अंतर है 2, इसके बराबर क्या हो जाएगा 800 रुपए। तो अगर इसके बराबर 800 रुपए है तो एक के बराबर हो जाएगा 400 रुपए। तो अब इन्होंने पूछा है कि ए की आय कितनी होगी। तो ए की आय अगर हम देखें तो वह है 5, अनुपात में दिया गया है 5। तो इसमें 400 में हम 5 का इंटू कर देंगे, 5 को 20, तो ये हो जाएगा 2000। तो इस प्रकार जो ए की आय है वह 2000 रुपए होगी। तो प्रश्न का राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार अगर आप आय और व्यय के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको इस प्रकार आसानी होगी सॉल्व करने में। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से मैं समझा देती हूँ कि ए और बी की आय का अनुपात 5:4 दिया गया है और जो इनकी व्यय का अनुपात है वह 3:2 दिया गया है। तो इसमें अगर हम अंतर देखेंगे आय और व्यय में कितना अंतर है, तो यहाँ पर 5 और 3, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो ये जो अंतर है वह सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो फिर इनके बीच का अंतर भी सेम होना चाहिए। अगर यहाँ नहीं होगा तो यहाँ पर हम जितना भी अंतर होगा उसका इंटू कर देंगे। तो ये अंतर क्या है, सेम है। तो देख लेंगे जो अंतर आया है 2, इसके बराबर ले लेंगे कि वर्ष के अंत में दोनों कितने रुपए बचाते हैं। तो वह 800 रुपए बचाते हैं। तो इस प्रकार एक यूनिट बराबर हो जाएगा 400 रुपए। तो इस प्रकार इन्होंने पूछा है कि ए की आय कितनी होगी। तो ए की आय जो कि अनुपात में दी गई है 5, तो 400 में 5 का इंटू कर देंगे। तो इस प्रकार हमारा आंसर 2000 रुपए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी संख्या के 30% का 15% 18 है, तो संख्या क्या होगी। ऑप्शन दिए गए हैं 90, 360, 380 या 400। तो प्रश्न में कहा गया है किसी संख्या, कोई संख्या है तो उसका कितना दिया है 30% है। तो संख्या ले लेंगे हम x का 30% तो 30/100 का कितना है 15%। तो 15/100 कितना है 18 है। तो इस प्रकार अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमें जो निकालना है x, उस संख्या को यहीं रहने देंगे, बाकी संख्याओं को उस तरफ ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 18 × 100/30, संख्याएं पलट जाएंगी, ये हो जाएगा 100/15। तो अब हम इसको काट देंगे यहीं से। ये एक 0 से एक 0 कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 6 बार, 6 से ये कट जाएगा 5 और 2 बार, ये 5 से कट जाएगा 2 बार। तो आप देख लीजिए यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 100 और यहाँ से 2 बचा। तो इसको अगर हम आगे देखेंगे तो क्या बचा 2, 100 और 2, इन सब का इंटू कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 400। x की वैल्यू निकल आएगी, यानी कि हमारी वह संख्या क्या होगी 400 होगी। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। एक बार आप फिर से देख लीजिए उसको ध्यान से, तो उसका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। आइए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दिया गया है एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन दिए गए हैं 1000 है, 685 है, 1200 है या 690 है। तो प्रश्न में कहा गया है कोई परीक्षा है जिसमें कुछ विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, कुछ विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं उन विद्यार्थियों का परसेंटेज दिया है जो कि कितना है 65% दिया गया है, और जो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हैं उनको संख्या में दी है, तो वह कितने हैं 420 हैं। तो टोटल विद्यार्थी कितने होंगे 100% होंगे, जिनमें से 65% विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्या हुए उत्तीर्ण हुए। तो 100% विद्यार्थी में से अगर हम 65% विद्यार्थियों को माइनस कर देंगे तो हमारे आ जाएंगे 35% विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्या हुए अनुत्तीर्ण हुए। जो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हैं उनकी संख्या दी गई है 420।
वह सब इसके बाद 420 का 35% निकाल लेंगे। तो इसको लिख लेंगे नीचे इस प्रकार। अगर आप सॉल्व करेंगे इस प्रकार के प्रश्नों को तो इनका आंसर आसानी से निकल आएगा। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां से सीधा कैंसिल कर देंगे इसको 7 से, जो कि आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6 बार। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा तो बस अब इसका इंटू कर देंगे, 6 दूनी 12 और 2 जीरो। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा 1200। तो विद्यार्थियों की जो कुल संख्या है वह कितनी होगी? 1200 होगी। एक बार आप फिर से समझ लीजिए इस प्रश्न को। एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। तो अगर विद्यार्थी 100% हैं तो जिसमें से क्या है 65% उत्तीर्ण हुए, तो हमारे बचे हुए छात्र 35% क्या है? अनुत्तीर्ण हुए हैं। 65% में से 35% अनुत्तीर्ण हैं, जो कि कितना दिया है? संख्या कितनी दी है? 420 दी है। तो बस अब इस 420 में 35 का भाग देना है और 100 से गुणा करना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आसानी से निकल आएगा। तो इस प्रकार विद्यार्थियों की कुल संख्या 1200 है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन और निष्कर्ष को ध्यान पूर्वक पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। कथन दिया गया है सभी गाय जानवर होते हैं, कुछ जानवर बिल्ली होते हैं। तो एक कथन दिया गया है और इसके बाद एक निष्कर्ष दिया गया है जिसमें कहा गया है सभी बिल्ली गाय होते हैं, कुछ गाय बिल्ली नहीं होते। तो इस कथन और निष्कर्ष के बाद 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें कहा गया है केवल निष्कर्ष 1 का पालन किया जाता है, केवल निष्कर्ष 2 का पालन किया जाता है, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों का पालन किया जाता है, ना तो निष्कर्ष 1 का पालन किया जाता है ना ही निष्कर्ष 2 का पालन किया जाता है। तो इस प्रकार कथन में दिया गया है कि सभी गाय जानवर हैं। तो देखेंगे डायग्राम बना के, इसमें देखेंगे कि जानवर सभी गाय हैं, वह क्या है? जानवर हैं। और दूसरा कथन दिया गया है कि कुछ जानवर बिल्ली हैं। तो कुछ जानवर हैं जो वो क्या है? बिल्ली हैं। अब इसमें जो निष्कर्ष दिया गया है उसमें कहा गया है कि सभी बिल्ली गाय हैं, सभी बिल्ली गाय हैं। तो ये तो गलत है, सभी बिल्ली गाय नहीं है। दूसरा दिया गया है कि कुछ गाय बिल्ली नहीं है, कुछ गाय बिल्ली नहीं है। तो ये भी निष्कर्ष गलत है। तो इस प्रकार ना तो निष्कर्ष 1 का पालन किया जाता है और ना ही 2 का किया जाता है। तो इस प्रकार राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथन निष्कर्ष को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और सही विकल्प को चुनना है। कथन दिया गया है कि सभी विद्यार्थी मेहनती होते हैं, कुछ मेहनती लोग सफल होते हैं। में निष्कर्ष दिया गया है सभी सफल लोग विद्यार्थी होते हैं, कुछ सफल लोग विद्यार्थी होते हैं। जिसमें ऑप्शन दिए गए हैं केवल निष्कर्ष 1 का पालन किया जाता है, केवल निष्कर्ष 2 का पालन किया जाता है, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों का पालन किया जाता है, ना तो निष्कर्ष 1 का पालन किया जाता है और ना ही निष्कर्ष 2 का पालन किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें कथन को देखेंगे कि कथन में क्या कहा गया है। कहा गया है सभी विद्यार्थी मेहनती हैं। तो जो सभी विद्यार्थी हैं वह क्या है? मेहनती हैं। दूसरे कथन में दिया गया है कि कुछ मेहनती लोग सफल हैं, कुछ जो मेहनती लोग हैं वह क्या है? सफल हैं। तो निष्कर्ष दिया गया है कि सभी सफल लोग विद्यार्थी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी सफल लोग विद्यार्थी होते हैं। तो ये निष्कर्ष गलत है। दूसरा निष्कर्ष दिया गया है कुछ सफल लोग विद्यार्थी हैं, कुछ सफल लोग विद्यार्थी हैं। तो कुछ सफल लोग विद्यार्थी नहीं है क्योंकि कुछ सफल लोग मेहनती हैं, विद्यार्थी नहीं हैं। तो ये भी निष्कर्ष गलत है। तो इस प्रकार जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो निष्कर्ष 1 का पालन किया जाता है
और ना ही निष्कर्ष 2 का पालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से विभिन्नता वाला एक चुने। तो ऑप्शन है आलू, गाजर, टमाटर या अंगूर। तो आलू, गाजर और टमाटर ये तीनों सब्जियां हैं, अंगूर फल है, तो राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विभिन्नता वाला एक चुने। ऑप्शन है सूरज, चंद्रमा, तारा, हवा। तो सूरज, चंद्रमा और तारा ये सभी आपस में मिलते हैं, हवा इससे अलग है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर में मॉडिफायर की है। तो ऑप्शन है कंट्रोल, अल्ट, शिफ्ट, उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न में पूछा गया है कि कंप्यूटर में मॉडिफायर की कौन सी है। तो मॉडिफायर की का मतलब होता है कंप्यूटर की बोर्ड पर जो मौजूद की है, जिसके किसी क्या है दूसरी की के साथ दबाकर काम किया जाता है, उनको क्या किया कहते हैं, मॉडिफायर की या संशोधक कीज कहते हैं। तो इसमें कंट्रोल, अल्ट और शिफ्ट ये तीनों ही मॉडिफायर की हैं। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस कीजिए फाइंड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। तो ऑप्शन दिए गए हैं कंट्रोल प्लस एफ, अल्ट प्लस एफ, टैब प्लस एफ, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ। तो फाइंड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए क्या प्रेस करना होगा। फाइंड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कंट्रोल प्लस एफ की का यूज करना होगा। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अवयव क्या है। ऑप्शन है जिगर, त्वचा, दिल या फेफड़े। मानव शरीर का सबसे बड़ा अवयव है त्वचा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाथ की कौन सी हड्डी नहीं है। ऑप्शन है रेडियस, अल्ना, फीमर या ह्यूमेरस। तो प्रश्न में पूछा गया है हाथ की कौन सी हड्डी इनमें से नहीं है। तो जिसमें हाथ की हड्डी में रेडियस, अल्ना और ह्यूमेरस है। फीमर हाथ की हड्डी नहीं है, जो कि कहाँ पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है फीमर। तो प्रश्न का राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैनक्रियास का क्या कार्य है। ऑप्शन है इंसुलिन उत्पादन करता है, रक्त को फिल्टर करता है, भोजन को पचाता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। तो याद रखिएगा पैनक्रियास का कार्य है इंसुलिन उत्पन्न करना, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलन और समन्वय के लिए मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है। सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेंड्यूला अल्वागाटा या हाइपोथैलेमस। तो याद रखिएगा संतुलन और समन्वय के लिए मानव मस्तिष्क का जो भाग जिम्मेदार है वह है सीरेबेलम, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने पर्णिकाएं होती हैं। ऑप्शन है 2, 4, 3 या 5। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आपको टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है, जिसके माध्यम से आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, तो जिसको आप ज्वाइन जरूर करें। साथ ही आपको हमारे दूसरे चैनल अथर्व एकेडमी पर मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर की क्लासेस मिल जाएंगी, तो अथर्व एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रकार का मांसपेशी धराप्रद और स्वेच्छामान्य नियंत्रण के अधीन होता है। ऑप्शन दिए गए हैं कार्डियक मांसपेशी, स्मूथ मांसपेशी, स्केलेटल मांसपेशी, अनैतिक मांसपेशी। तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, स्केलेटल मांसपेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में अंडाणु का परिपाटन सामान्यतः कहाँ होता है। ऑप्शन है गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय या योनि। तो याद रखिएगा मानव में अंडाणु का जो परिपाटन है वह सामान्यतः फैलोपियन ट्यूब में होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन है रक्त को परिपात्रित करना, भोजन को पचाना, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट का आदान प्रदान करना, रक्त में कचरा हटाना।
तो श्वसन तंत्र का जो मुख्य कार्य है वह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है जिगर, पेट, गुर्दे और छोटी आंत। याद रखिएगा पाचन तंत्र का हिस्सा, इनमें से गुर्दे नहीं हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑक्सीजन ले जाना, संक्रमण से लड़ना, ऊर्जा उत्पन्न करना या कचरा हटाना। तो याद रखिए शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जो उद्देश्य है वह ऑक्सीजन ले जाना है शरीर में। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से दहेज प्रथा के निराकरण हेतु उपाय क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं, प्रेम विवाह को सामाजिक मान्यता दी जाए, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, जीवन साथी चयन की स्वतंत्रता, उपर्युक्त सभी। तो दहेज प्रथा के निराकरण हेतु जो उपाय हैं वह यह सभी हैं। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन दिए गए हैं 39A, 39C, 39B या 39D। तो याद रखिएगा समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख संविधान के 39D में है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग में कुल कितने सदस्य हैं अध्यक्ष सहित। ऑप्शन है 4, 6, 5 या 7। याद रखिएगा राष्ट्रीय महिला आयोग में कुल 6 सदस्य हैं अध्यक्ष को मिलाकर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी। तो ऑप्शन है स्मृति ईरानी, जयंती पटनायक, रेखा शर्मा, निर्मला सीतारमण। तो याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक थी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 8 मई, 8 जनवरी, 8 मार्च या 8 जुलाई। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में कुल कितनी धाराएं हैं। ऑप्शन है 21, 25, 21 या 35। याद रखिएगा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में कुल 21 धाराएं हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बाल श्रम के दुष्परिणाम क्या हैं। ऑप्शन है जेंडर संवेदनशीलता, राष्ट्र की कुल वार्षिक आय में कमी, वयस्कों के रोजगार के अवसर खत्म हो जाना, उपर्युक्त सभी। बाल श्रम के दुष्परिणाम में जेंडर संवेदनशीलता, राष्ट्र की कुल वार्षिक आय में कमी, वयस्कों के रोजगार के अवसर खत्म हो जाना, ये सभी हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार एक्ट 2009 देश में कब लागू हुआ। ऑप्शन है 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2009, 1 मार्च 2010 या 1 मार्च 2009। याद रखिएगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो आरटीई एक्ट 2009 है वह लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बचपन बचाओ आंदोलन किसने चलाया था। ऑप्शन दिए गए हैं मलाल यूसुफजई, कैलाश संखला, कैलाश सत्यार्थी, राजीव कुमार। तो याद रखिएगा बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश सत्यार्थी ने चलाया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आओ आंगनबाड़ी चलें की शुरुआत कब की गई। तो ऑप्शन दिए गए हैं 3 जुलाई 2017, 3 मई 2017, 3 जुलाई 2018 या 3 मई 2018। आओ आंगनबाड़ी चलें की शुरुआत हुई थी 3 जुलाई 2018 को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग या प्रयोग से क्या आशय है। ऑप्शन दिए गए हैं संसाधनों का
उचित व आवश्यकता अनुसार प्रयोग, संसाधनों का वर्गीकरण के आधार पर उपयोग, संसाधनों के अपव्यय को रोकना, बैंक से उधार लेना। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग या प्रयोग से आशा है संसाधनों के अपव्यय को रोकना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, हैरोल्ड कुटस, हेनरी फियोल, एफ.डब्ल्यू. टेलर या उपरोक्त में से कोई नहीं। याद रखिए, वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता एफ.डब्ल्यू. टेलर को कहा जाता है। प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक असमानता से अधिक समीपता से संबंध है? ऑप्शन है सामाजिक स्तरण, सामाजिक गतिकी, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक विभेदन। याद रखिएगा, सामाजिक स्तरण सामाजिक असमानता से अधिक समीपता से संबंधित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1950, 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1951, 2 अक्टूबर 1953। याद रखिएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मानव शक्तियों, लक्षणों तथा मानवीय प्रकृति का पूरक क्या है? ऑप्शन है समाज, समूह, संगोत्रा या वर्ग। याद रखिएगा, मानव शक्तियों, लक्षणों तथा मानवीय प्रकृति का जो पूरक है वह समूह है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसको संभवतः रक्त संबंध के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है कुल, गुच्छ, संगोत्रा या स्वजन। तो याद रखिएगा, सगोत्रा को संभवतः रक्त संबंध के रूप में जाना जाता है, सगोत्रा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां से हम हैं, जहां हम जाना चाहते हैं कि बीच का अंतर क्या है? ऑप्शन है क्रियात्मक सेतु, योजना सेतु, घूर्णन सेतु या रूपरेखा। तो याद रखिएगा, जहां से हम हैं, जहां हम जाना चाहते हैं कि बीच का अंतर योजना सेतु है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में हो रहे नियोजन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है राज्य नियोजन, विकेंद्रीकृत योजना, संकेतात्मक योजना, केंद्रीकृत योजना। भारत में वर्तमान में हो रहे नियोजन को कहा जाता है संकेतात्मक योजना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म स्तर नियोजन किसका उदाहरण है? ऑप्शन है पंचवर्षीय योजना, क्षेत्रीय योजना, लक्षित समूह योजना, अनिवार्य योजना। याद रखिएगा, सूक्ष्म स्तर योजना लक्षित समूह योजना का उदाहरण है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ऐसी नेतृत्व शैली जो प्रतिभागितापूर्ण है और नेतृत्व का सर्वाधिक प्रभावी प्रारूप है। ऑप्शन है प्रजातांत्रिक, निरंकुश, हस्तक्षेपी ना करने वाला, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसी नेतृत्व शैली जो प्रतिभागितापूर्ण है और नेतृत्व का सर्वाधिक प्रभावी प्रारूप है, प्रजातांत्रिक है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एक राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है। यह कब से शुरू हुई थी? ऑप्शन है 2003, 2006, 2005 या 2004। याद रखिएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा कहा जाता है, की शुरुआत हुई थी 2005 से। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, योजना आयोग को क्या नाम दिया गया? ऑप्शन दिए गए हैं नीति मिशन, नीति आयोग, मानवीकरण योजना। तो योजना आयोग को नीति आयोग नाम दिया गया, जो कि याद रखिए 13 अगस्त 2014 को। तो योजना आयोग को खत्म करके इसकी जगह नीति आयोग की स्थापना की गई। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। अगला प्रश्न है, जब नेता कर्मचारियों को निर्णय लेने की अनुमति देता है तो ऑप्शन दिए गए हैं निरंकुश नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, अहस्तक्षेपी नेतृत्व, उपयुक्त में से कोई नहीं।
जब नेता कर्मचारियों को निर्णय लेने की अनुमति देता है तो इस प्रकार के नेतृत्व को हस्तक्षेपीय नेतृत्व कहा जाता है। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के सभी विशिष्ट लक्षण और समायोजन के पैटर्न को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है व्यक्तित्व, जिम्मेदारी, रचनात्मकता या अधिकार। व्यक्ति के सभी विशिष्ट लक्षण और समायोजन के पैटर्न को व्यक्तित्व कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रबंधन क्या है? ऑप्शन है निर्धारक कार्य प्रणाली, कार्यपालक सिद्धांत, सलाहकारी सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। याद रखिए, प्रबंधन एक कार्यपालक सिद्धांत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रबंधन के अंतर्गत क्या होता है? तो ऑप्शन है उत्पादन घटता है, उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, प्रबंधन के अंतर्गत उत्पादन बढ़ता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रबंधन में क्या घटता है? ऑप्शन है दक्षता, उत्पादन, दर या सभी। तो याद रखिए, प्रबंधन में दर घटती है। राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रबंधन सहयोग करता है। ऑप्शन है निम्न स्तरीय उत्पादन में, उच्च स्तरीय उत्पादन में, मध्यम स्तरीय उत्पादन में या इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंधन सहयोग करता है उच्च स्तरीय उत्पादन में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रबंधन सहायक है। ऑप्शन है संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, एकल उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रबंधन सहायक है संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, एकल उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रबंधन का भाग नहीं है? ऑप्शन है नियोजन, संगठन, बाजारीकरण या नियंत्रण। तो प्रश्न में पूछा गया है कि प्रबंधन का भाग नहीं है, तो उसमें बाजारीकरण प्रबंधन का भाग नहीं है, नियोजन, संगठन और नियंत्रण प्रबंधन के भाग हैं। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पिट्सबर्ग ने प्रबंधकीय कार्यों को कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। याद रखिएगा, पिट्सबर्ग ने प्रबंधकीय कार्यों को 3 भागों में बांटा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, विकास को मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादन किया गया। तो जो विकास का मनोसामाजिक अवस्था है वह किसने प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन दिए गए हैं बंडूरा, फ्राइड, कोहलबर्ग, एरिक्सन। तो याद रखिए, विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण है वह एरिक एरिक्सन ने प्रतिपादित किया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? ऑप्शन है तत्परता का नियम, एकता का नियम, व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत, इनमें से सभी। व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में बालक में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? ऑप्शन है सहयोग लेना, अनुकरण करना, आश्रित होना या ये सभी। याद रखिएगा, शैशवावस्था में बालक में जो अवस्थाएं पाई जाती हैं उसमें सहयोग लेना, अनुकरण करना यानी कि दूसरों को देखकर सीखना, आश्रित होना, ये सभी विशेषताएं पाई जाती हैं शैशवावस्था में बालक में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। याद रखिए, बाल मनोविज्ञान के आधार से जो कथन सत्य है वह है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कणा, नैतिक यथार्थवाद या नैतिक दुविधा। याद रखिएगा, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कणा कहा जाता है।
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? ऑप्शन है घर तथा विद्यालय का तनावपूर्ण वातावरण, शब्द भंडार अपर्याप्त होना, संवेगों का तीव्र प्रवाह, त्रुटिपूर्ण वाक्य शैली। हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण है संवेगों का तीव्र प्रवाह। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विकास के किस आयाम के संबंध में पियाजे के विचार कोहल वर्ग के विचार के समान है? ऑप्शन है सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास या ज्ञानात्मक विकास। विकास के जिस आयाम के संबंध में पियाजे के, जीन पियाजे के और कोहल वर्ग के जो विचार समान है वह है ज्ञानात्मक विकास। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा? ऑप्शन है क्रोबाक्रो ने, स्किनर ने, वैलेंटाइन ने, हॉलिंगबर्थ ने या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, शैशवावस्था को सीखने का काल वैलेंटाइन ने कहा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल कौन है? कौन सा है? तो ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या बाल्यावस्था। तो याद रखिएगा, शारीरिक विकास का जो सर्वश्रेष्ठ काल है वह किशोरावस्था है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानसिक विकास का पक्ष कौन सा है? ऑप्शन है बुद्धि, भाषा, संवेदना, उपर्युक्त सभी। याद रखिएगा, मानसिक विकास का पक्ष जिसमें बुद्धि, भाषा, संवेदना ये सभी शामिल हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, बालक का गत्यात्मक विकास होता है? ऑप्शन है 15 वर्ष तक, 25 वर्ष तक, 3 वर्ष तक या 5 वर्ष तक। तो याद रखिए, बालक का गत्यात्मक विकास होता है 25 वर्ष तक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? ऑप्शन दिए गए हैं जॉन्स व सिम्पसन ने, कुंपू स्वामी ने, कोलबा ब्रुश ने, जरसील्ड ने। तो याद रखिएगा, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कोलबा ब्रुश ने कहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बालवाड़ी की संज्ञा प्रायः किस विद्यालय से ली गई है? ऑप्शन है किंडरगार्टन, नर्सरी विद्यालय, मॉन्टेसरी विद्यालय या इनमें से कोई नहीं। बालवाड़ी की संज्ञा दी गई है किंडरगार्टन से। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, एबोर्ड व वुड डिस्पैच ने नर्सरी स्कूल के बच्चों की शिक्षा के संबंध में किस बात पर बल दिया है? ऑप्शन दिए गए हैं अच्छी आदतें डालना, शारीरिक विकास, सामाजिक अनुभवों का ज्ञान, उपर्युक्त सभी। याद रखिएगा, एबोर्ड तथा वुड डिस्पैच है जो नर्सरी स्कूल के बच्चों की शिक्षा के संबंध में इन सभी आदतों पर बल दिया है, जिसमें अच्छी आदतें डालना, शारीरिक विकास, सामाजिक अनुभवों का ज्ञान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन विद्यालय फ्रॉवेल के शिक्षा सिद्धांतों पर आधारित है। इस विद्यालय में बालकों की किन क्रियाओं पर बल दिया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं साक्षरता, शारीरिक विकास, मानसिक विकास या बौद्धिक विकास। किंडरगार्टन विद्यालय फ्रॉवेल ने शिक्षा सिद्धांतों पर आधारित है। याद रखिएगा, ये भी बात महत्वपूर्ण है कि जो किंडरगार्टन विद्यालय हैं वह फ्रॉवेल के शिक्षा सिद्धांतों पर आधारित हैं और इस विद्यालय में बालकों की जिन क्रियाओं पर बल दिया है वह है साक्षरता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी है। और आपको इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। साथ ही अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं, चैनल पर जाकर जरूर देखें। आपको सभी सब्जेक्ट्स की थ्योरी क्लास, साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो बस आपको वीडियो को देखते रहना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। जल्दी हम अपनी अगली क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।